हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो इनिशियली ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको बॉड मास कब लगाना है, कैसे यूज करना है, इन सब को देखेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैथ्स को, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले आपको जो जानना चाहिए मैथ्स में वो ये है, कुछ नंबर सिस्टम है। एक नेचुरल नंबर होता है जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बाद हम जान लेते हैं इंटीजर्स को, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक। रैशनल नंबर, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या। और परिमेय के साथ एक नंबर और जानना चाहिए, वो है इरैशनल नंबर, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो है रियल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपरिमेय संख्या से इस साल आरआरबी एनटीपीसी में सीधा प्रश्न बना है। इसलिए आपको ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर एंड रियल नंबर, इन सब के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने बोला आज जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक्स होता है मैथ्स का। एक बार आप बेसिक सीख लोगे तो कोई भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी कम है, एकदम कम है। लेकिन जब बेसिक पता है तो एडवांस बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक, अब एक एक करके जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में केवल जो नंबर्स आते हैं वो काउंटिंग नंबर है, जो काउंट करने के काम आते हैं। तो वो नंबर कौन कौन होंगे? 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट नंबर आएंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब आएंगे। इसमें जीरो नहीं आता। ये प्रश्न बनता है, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और 1 के बाद सीधा 2 आता है, मतलब 1.5, 1.5, 1.6, ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या में नहीं आते। इस चीज को समझना है आपको कि प्राकृतिक संख्या में 1 के सीधा बाद 2 आएगा, 2 के सीधे बाद 3 आएगा, 3 के बाद सीधा 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, ऐसे करते करते जो होल नंबर है वो सब आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1005 नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली 1005 नेचुरल नंबर है। क्या 1005.5 नेचुरल नंबर है? तो यह नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, तो 1005 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो वो होगा 1006। इसके बाद अगला कौन होगा? तो 1007। 1005 से पहले नेचुरल नंबर कौन सा है? तो वो है 1004। ठीक, सो नेचुरल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं पूर्णांक के पास। एक नेचुरल नंबर और पूर्णांक के बीच में एक नंबर और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसे डब्ल्यू से नोट करते हैं, हिंदी में इसे पूर्ण नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण होल नंबर। होल नंबर में क्या जाता है? जीरो और ऐड कर दो नेचुरल नंबर के साथ। जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार नेचुरल नंबर में केवल एक नंबर जीरो, एक डिजिट जीरो ऐड कर दो तो वो हो जाएगा होल नंबर। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर, इंटीजर पे फोकस करिए। अब ये काम का है इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर और आ जाते हैं, जैसे -1, उससे छोटा -2, -2 से छोटा -3, इस तरह से ये चलना चालू होगा। ठीक है, तो इस इंटीजर में को मैं अगर नंबर लाइन में डिनोट करूं, 0, 0 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा होगा 2, 2 से बड़ा होगा 3, 3 से बड़ा होगा 4, इस प्रकार चलेगा ये। 0 से भी छोटा होगा -1,
-1 से भी छोटा होगा -2, -2 से भी छोटा होगा -3, इस प्रकार ये इधर चलेगा। ये है इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। अब आगे देखें तो बचा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए मैं सारे बेसिक्स बता रहा हूं, कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कि पांचवी छठवीं का मैथ्स हमारे एग्जाम में थोड़ी आएगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनको तो मैथ्स नहीं आता ना, या आता है तो भूल चुके हैं हम, क्योंकि उन्होंने 11th 12th मैथ्स नहीं पढ़ा, उसके बाद अपना पूरा ग्रेजुएशन मैथ्स नहीं पढ़ा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ा। तो मतलब 5 साल कॉलेज हो गया, 2 साल 11 12, 7 साल से उनको मैथ्स भूल चुके हैं। ये सब डेफिनेटली उन्होंने पांचवी छठवीं में पढ़ा होगा, डेफिनेटली सबने पढ़ा है, लेकिन उनको पता नहीं होगा, इसलिए मैं इस चीज को डिटेल में बता रहा हूं। मैंने जैसे बोला कि आज बेसिक है एकदम, मैं बेस आपका मैथ्स का गड़बड़ाया हुआ है ना, वो मैं ठीक करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो ये परिमेय पूर्णांक तक आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक में अगर पूर्णांक में 1 के बाद क्या आता है, तो 1 के बाद सीधा 2 आएगा। इंटीजर्स में समझना, अगर मैं पूछूं इंटीजर्स में 5 के बाद क्या आएगा, तो 6 आएगा। 5.1, 5.2, 5.3 ये सब नहीं है इंटीजर्स। ठीक है, अब हम चलेंगे परिमेय संख्या के पास। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब ये काम का है रैशनल नंबर, ध्यान से समझना इसको मैं क्यू से डिनोट करता हूं। अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल इफ दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा यदि उस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या, अगर लिख सकते हैं तब ये नंबर क्या होगा, परिमेय होगा। यदि x परिमेय होगा जब हम उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब जहां p और q ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ध्यान से समझना। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक है, और q कभी जीरो नहीं हो सकता, q जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, तो इसे परिमेय कहेंगे। अब ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन किसी को समझ में नहीं आता, अब ये एग्जैक्टली क्या है ये बता दूं। तो ये इसका मतलब है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 बटे 2, मतलब भिन्न। अगर मैं किसी संख्या को भिन्न में लिख रहा हूं तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये p हो गया और ये q हो गया, ये p हो गया और q हो गया, समझ रहे हो। और 5 बटे 2 को अगर डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 2.5, तो 2.5 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार मैं लिखा 11/5। 11/5 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 11 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार अगर मेरे पास -3/4 है, ये भी रैशनल नंबर है। 6/7 ये भी रैशनल नंबर है। 0/5 ये भी रैशनल नंबर है, ध्यान से समझना बात को। तो क्या 0 रैशनल नंबर होगा, यस 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो और रैशनल नंबर क्या क्या है, क्या -7 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है क्या ये, क्योंकि ये तो पूर्णांक तो है डेफिनेटली। क्या है ये, पूर्णांक तो है, इंटीजर तो है। क्या इंटीजर होने के साथ साथ ये रैशनल है, तो डेफिनेटली ये रैशनल भी है। इसको मैं -7/1 लिख सकता हूं, तो ये p और ये q, तो p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी रैशनल है। समझ गए, ये सब रैशनल है। आरआरबी एनटीपीसी में एक प्रश्न बन रहा था 7.555 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब इसी को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं 7.5 और एक ऊपर लाइन खींच देते हैं, जिसे हम लोग बार से डिनोट करते हैं, कहते हैं बार। 7.5 बार, क्या ये रैशनल है, तो ये डेफिनेटली रैशनल है, याद रख लेना। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो क्या होंगे, रैशनल, इसको नोट कर लेना आप लोग। क्लास 9th एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी दिया है कि कैसे ये रैशनल है, मैं करके भी दिखा दूंगा, बहुत सरल सा प्रूफ है। लेकिन हमारे एग्जाम में प्रूफ का मतलब नहीं, हमारे एग्जाम में एमसीक्यू, हमको एमसीक्यू से डील करना है। ठीक, हमें स्मार्ट वर्क करना है, जो काम का नहीं है उसको पढ़ने का मतलब ही क्या है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, तो याद रख लेना ये सब रैशनल है। अब आपसे मैं कुछ पूछता हूं, कमेंट करना। 7.6 क्या ये रैशनल है, सो डेफिनेटली ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। 8.555 क्या ये रैशनल है, तो यस इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा, रैशनल समझ गए हो गया।
5/0 क्या ये रैशनल होगा? तो ये रैशनल नहीं है, दिमाग से हटा देना, इसे नोट कर लेना, ये क्या है? रैशनल नहीं है। ये देखें 5/0 रैशनल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला डिनोमिनेटर या हर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर। सो हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो सकता है। 0/5 अगर मैं आपसे पूछता तो ये रैशनल होगा। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल। अब बात कर लेता हूं इर्रेशनल के बारे में, अपरिमेय। तो अपरिमेय वो संख्याएं हैं या इर्रेशनल वो नंबर है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो है अपरिमेय या फिर इर्रेशनल नंबर। तो किसे मैं नहीं लिख सकता? तो 2 पॉइंट, देखो इसको 5, 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10, 5, 11 अप टू सो ऑन। अब पता नहीं अगला ये रिपीट, ये कर तो रहा है रिपीट, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में कर रहा है, या मैं यूं कहूं सेम डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। जब सेम डिजिट रिपीट करेगा तब होगा परिमेय, ये अपरिमेय है। ये क्या है? इर्रेशनल है। आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न बना है यहां से। तो परिमेय क्या होता अगर 2.54, 54, 54, केवल 54, 554, 54 ये इनफाइनेटली मेनी टाइम्स अगर रिपीट करेगा तब ये हो जाएगा रैशनल। क्या हो जाएगा? रैशनल। ये नंबर क्या होगा? रैशनल। लेकिन ये जो नंबर आपको दिख रहा है ऊपर में, ये है इर्रेशनल, अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है? परिमेय है। इस तरह से समझ लेना, जब कोई एक सिंगल नंबर मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तब होगा रैशनल, अदरवाइज इर्रेशनल। अगर मैं बोलूं 2.777 लगातार रिपीट हो रहा है 2.777, तो वो भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। ठीक है, समझ गए? लेकिन अगर एक नंबर है 3.1001, 10001, इस तरह से कुछ भी आ रहा है, तब ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, तब ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, पाई। पाई का हम लोग पाई को का ऐसा नियर वैल्यू मानते हैं कि पाई 22/7 है, 22/7 है, लेकिन ये नियर वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इस वजह से पाई क्या है? इर्रेशनल है। नोट कर लेना, ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल है। पाई इर्रेशनल नंबर है क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 लगातार आना चालू होता है, आप कभी एंड नहीं होगा, ये कभी एंड नहीं होगा, ये लगातार कुछ ना कुछ बदलते जाएगा, इसलिए पाई कैसा है? इर्रेशनल है। ये एग्जाम में बना हुआ है। अब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट, जैसे √2 हो गया, √3 है, √5 है, 4 नहीं लिखा मैंने, 4 यहां नहीं लिखा, √5, √5 के बाद मैंने √6 लिखा, फिर √7 लिखा, 7 के बाद √8 लिखा, √9 नहीं लिख रहा हूं मैं, √10 लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो √4 है उसका मतलब होता है 2, तो 2 तो हो गया परिमेय संख्या। उसी प्रकार यहां पर जो √9 आएगा, √9 का अर्थ होता है 3, तो ये भी परिमेय हो गया। ये ऊपर के जितने बचे ना √2, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय संख्या। ये सब √11, √12, √13, √14 है ना, √15, √16 फिर से क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। √16 क्या है? 4, और ये है परिमेय। ठीक है, आई थिंक आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में अब पर्याप्त जानकारी मिल गया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना। एक चीज ये सीक्वेंस नोट कर लेना, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर होता है, होल नंबर जो है इंटीजर्स के अंदर होता है, इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, उसके अंदर होता है। मतलब सभी नेचुरल नंबर क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर है, सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर रैशनल नंबर है। ठीक है,
इस चीज को समझना, क्योंकि नेचुरल नंबर में कहां से नंबर चालू हो रहा है, 1 2 3 4 5, होल नंबर में भी तो यही से चालू हो रहा है, बस एक जीरो और ऐड कर दो, 1 2 3, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हो गए। ठीक है, एक सिलोजिज्म में आप लोग पढ़े होगे ना, सभी पेड़ चाकू है, कुछ चाकू अलमारी है, इस तरह के प्रश्न सुने होगे ना रीजनिंग में, वही चीज तो बता रहा हूं। सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। सभी होल नंबर पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। सभी पूर्णांक या इंटीजर परिमेय संख्या है। इस चीज को समझ लेना, बहुत काम का चीज है ये। अब रियल नंबर, रियल नंबर देख लो। रियल नंबर क्या होता है ना, ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। क्लास 11 12th में जो मैथ्स वाले होंगे वो पढ़े होंगे यूनियन इंटरसेक्शन। तो रियल नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग सारे परिमेय संख्या को और सारे अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को क्या कर देते हैं, हम लोग मिला देते हैं। हमने सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दिया और एक नया जो नंबर सिस्टम बन के तैयार हुआ उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, या फिर हिंदी में वास्तविक संख्या। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखिए, जस्ट इस वीडियो से पहले एक वीडियो आपको मॉर्निंग में मिला होगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि अब एग्जाम आने वाला है। अगर नहीं देखे हो ना तो वीडियो देख लो, यहां पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट एग्जाम जो रुके हुए हैं पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, वो सब अब आएगा। पटवारी आने वाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर आने वाला है, तो अब पढ़ना चालू कर दो। और मैथ्स के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मैथ्स जिनको अच्छा करना है ना, जिनका मैथ्स वीक है, जिनको अच्छा करना है, वो 2 से लेकर 20 तक के पहाड़ है, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव टेबल बोलते हैं। ये अच्छा कर लो। अच्छा मतलब जैसे मैं बोलता हूँ 7 8 कितना होगा, तो आपको 7 का पहाड़ा ना पढ़ना पड़े, सीधा 56 आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग? 9 6 कितना होगा, सीधा आंसर है। इस तरह से अटकना नहीं है, टेबल पढ़ना नहीं पड़ना, टेबल पढ़ना की जरूरत ना पड़े, तो पहाड़ा एकदम रटा हुआ चाहिए मुझे। इसके अलावा आपको 2 से 30 तक के वर्ग भी याद करने हैं, स्क्वायर्स भी याद करने हैं। इसको याद करना है आप, जैसे 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का है। 3 का स्क्वायर कैसे हो, कितना होता है, तो 9 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इस प्रकार से आपको 30 तक की याद होनी चाहिए। जब तक स्क्वायर याद नहीं होगा ना, तब तक मैथ्स में स्पीड नहीं आएगा। आप धीरे धीरे करोगे, और धीरे धीरे करें तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो 2 से 30 तक का वर्ग याद करो, और 2 से 20 तक का, कम से कम 2 से 20 तक के घन, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, 2 से 20 तक के क्यूब घन आपको याद होने चाहिए। जैसे 2 का क्यूब 8 है, 2 का क्यूब 8 है ना, 4 का क्यूब 64। तो आपको क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, तब बात बनेगी। इतने तो आने ही चाहिए। इसके आने के बाद कुछ अलजेब्रा के आपको फॉर्मूले, सूत्र याद रखना है, जिनको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। तो वो आइडेंटिटीज भी आना चाहिए, जैसे a प्लस बी की पूरी की घात 2 का सूत्र क्या है, या उसी को इंग्लिश में a प्लस बी होल स्क्वायर बोले। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम लोग एक करके सब देखेंगे आज। चलिए, इसके बाद जैसा मैंने बताया बेसिक है। बहुत लोगों को फ्रैक्शन से डेसिमल में, भिन्न से दशमलव जाने में दिक्कत होता है, तो हम लोग फ्रैक्शन से, भिन्न से डेसिमल्स में कैसे जाएंगे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डेसिमल्स मतलब दशमलव, दशमलव। जैसे मेरे पास एक नंबर है 5/8, तो इसको डेसिमल्स में क्या करना है। देखो, व्यापम के परीक्षा में क्या होता है, समय बहुत होता है। एसएससी हो गया और एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, इसमें समय कम होता है। आरआर जैसे एसएससी में तो 1 ही घंटा मिलता है, एक घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा मिला था। लेकिन जनरली पटवारी हो गया, इसमें आपको सफिशिएंट समय मिलता है, 2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर होता है। सीजीपीएससी का भी हो गया, जो सीसेट है, उसमें भी 2 घंटे समय मिलता है।
और 2 घंटे में 30-40 ही प्रश्न मैथ्स के होते हैं, तो करना सफिशिएंट होता है। आप 1 घंटे में आराम से 30-40-45 प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन जो एसएससी वाले हैं, इसलिए उनको मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनकी मैथ्स और स्ट्रांग होगी। लेकिन जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, ये व्यापम और पीएससी और इसके अलावा जो सीएसपीडीसीएल बिजली विभाग मतलब, और जो पुलिस ऐसा ही आने वाला है, इन सबके लिए बात करूं तो इसमें आपको मैथ्स में जितना अभी बता रहा हूं उतनी स्पीड तो होनी चाहिए। तो चलिए इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम लोग दशमलव में परिवर्तित कर लेते हैं। सो 5/8 ये न्यूमरेटर है, अंश है, और ये हर है डिनोमिनेटर। तो अंश लिखाएगा यहाँ और डिनोमिनेटर लिखाएगा यहाँ। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है, तो 8 के पहाड़े में तो 5 नहीं आता, तो सीधा आपको एक पॉइंट लगाना है। एक पॉइंट लगाइए और यहां लिखिए 50, एक पॉइंट लगा के यहां पॉइंट लगा लो। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, तो 8 के पहाड़ा अब मैं 6 बार पढ़ूं तो 8 छक्के अर्थ होता है 48, तो माइनस कर दो तो 2 बचा। अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है पॉइंट, अब सीधा यहां 0 लगाइए। अब 8 दूनी 16, तो अब बचा 4, एक 0 और लगा लो। देखो एक बार आप जैसे पॉइंट लगा चुके हैं ना, तो बार बार आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे 8 पंचे हो जाएगा 40। तो इस प्रकार 5/8 जो कि भिन्न रूप में है, और इसका डेसिमल हो जाएगा 0.625। ये इस प्रकार आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल्स में लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार अब अगर डेसिमल में गिवन हो और वहां से आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तब आप कैसे करोगे? जैसे मैं एग्जांपल उठाया 7.5। ध्यान से सीख लो, आज जैसे आज मैं बेसिक ही तो बता रहा हूं, बेसिक पे ध्यान दे रहा हूं। आज बेसिक सीख लो, ये सब प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। 5वीं का प्रश्न है, 4थी का प्रश्न है। लेकिन एक बार बता देता हूं मैं, एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे ना, तो चीजें क्या हो, क्लियर रहे, वो बीच में मुझे बताना ना पड़े। अगर परसेंट का टॉपिक उठाया या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक उठाया, तो बीच में मुझे बताना ना पड़े उस चीज को। इसलिए अभी ये सब चीज को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। जैसे 7.5 है, इस 7.5 को हमें लिखना है फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो क्या करना है, देखो यहां 75 लिख दो। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह लिखना है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो लगा देना है 0। अब 5 से कट रहा है, तो 5 15 जा एंड 5 2 जा, तो 15/2 आ गया 7.5 का मतलब। इसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन और उठाऊं 1.12, अब इसको लिखना है अपने को फ्रैक्शन में, तो आप 112 लिख दो। इस पॉइंट की जगह, ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट की जगह नीचे लिखो 1, और उसके बाद 2 डिजिट है तो लगा दो 2 0। अब 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 56 पंचे, और हाँ 56, और ये हो गया 50। 56 फिर कट रहा है 2 से, तो इसका आधा होगा 28, और 50 का आधा 25, तो आ गया 28/25, मतलब 1.12 का मतलब होगा 28/25। समझ गए आप? एक एग्जांपल और ले लो, 5.456, इसको लिखना है, तो बस इसको आपको लिखना है 45456, मतलब 5456 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट की जगह लिखना है 1 और 3 0, तो 1 2 3 3 0। अब ये 2 से कट रहा है, तो फिर से काट लेते। तो इस प्रकार आप डेसिमल्स को लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब चीज। अब उसके बाद देखना, अब आगे देखिए, आप लोग इस तरह के प्रश्न से परिचित तो होंगे ही। इस तरह के प्रश्न व्यापम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग देखे ही होंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है आज मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लेना, बोडमास। अब इस बोडमास का पहले अर्थ देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट, हमको सारे ब्रैकेट पे फोकस कर रहा है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब गुणा मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना।
तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट और ऑफ को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अभी के प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो हमको डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 दूनी 8 कर दें, ऐसा नहीं, पहले आपको सॉल्व करना है डिवीजन। तो 20 में 4 को भाग कर दो तो बचेगा 5। फिर ये 2 एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज, फिर ये माइनस, फिर ये 5, फिर इस प्रकार। अब 5 दूनी, उसके डिवीजन के बाद सॉल्व करना है गुणा को, तो 5 दूनी 10, फिर -5, फिर प्लस, उसके बाद जोड़ना है। तो कौन से 2 नंबर का साइन सेम दिख रहा है, ये प्लस है और ये भी धन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 और 10 हो गया 20। अब 20 में 5 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 15। तो जहां भी एमसीक्यू में 15 आपको दिखेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको, इस प्रश्न को देखना, अब इसमें आपको ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ना कि डिवाइड। तो डिवीजन को एज इट इज मैं छोड़ दे रहा हूं, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 8 और 2 10 हो गया, 10 का 0 आ गया, 3 और 1 4 और 1 5, तो हो गया ये 5। फिर भागित में है 0.5 और गुणा 10, तो अब हो जाएगा भाग। तो कौन से भाग को पहले सॉल्व करें, आपकी इच्छा, जिस भाग को पहले करना है कर लो। तो मैं इस भाग को पहले कर लेता हूं। 3 को भाग करना है 1.5 से, तो 1.5 का ही डबल तो 3 है, तो मतलब 2 आ जाएगा भागित करने से। धन 5 को भाग करना है 0.5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अब कैसे 10 आया बताता हूं, और ये बचा 10। अब आपको गुणा सॉल्व कर लेना है, तो 10 गुणा 10 100 हो गया, और 2 और जोड़ दिया तो हो गया 102। अब यहां पर कुछ मित्रों को डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे 10 हो गया, तो इसको समझते हैं। यहां पर रफ में ये 5 भागित में है 0.5। अब यहां दशमलव नहीं है, तो मैं दशमलव के बाद शून्य लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है अगर दशमलव के बाद शून्य लिख दो। तो इस चीज को समझना, यहां पर 5 के बाद कुछ नहीं था तो दशमलव करके शून्य लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दशमलव के बाद एक डिजिट यहां भी है, दशमलव के बाद एक डिजिट यहां पर भी है, तो अब दशमलव हटा दो आप। अब क्या करो, दशमलव को हटा दो, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये कट जाएगा 5 दहम। ठीक है, एक और देख लो तो समझ में ज्यादा अच्छे से है। जैसे एक दिया है 2.8 दिया है, और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 से, तो ये कैसे डिवीजन होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब यहां पर दशमलव नहीं दिख रहा है ना, तो यहां एक 0 लगा लेना। 0 तब तक लगाना है जब तक दोनों के डेसिमल्स बराबर ना हो जाए। जैसे यहां पर दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहां भी दशमलव के बाद एक डिजिट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 20। अब काट लो, 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से भी कट रहा है, 7 चौक 28 होता है, और 4 पंचे, तो 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो तो आपको समझ में आएगा। 7.868 इसको डिवाइड करना है 2 से, तो सीधा कट रहा है, इसके लिए जरा झंझट ही नहीं, सीधा कट जाएगा ये तो। और कुछ नंबर चेंज कर दूं मैं, सपोज कर लेता हूं 0.5, इससे डिवाइड करना है। अब ध्यान से समझना, अब जो बताने वाला हूं इसको कैसे हम लोग डिवाइड करें। तो मैं क्या करूंगा, यहां दशमलव के बाद 1 2 3 नंबर है, यहां दशमलव के बाद केवल एक डिजिट है, तो 2 0 और बढ़ा दिया। तो दशमलव के बाद यहां भी 3 डिजिट और यहां भी 3 डिजिट। अब ये लिखाएगा 7 8 6 8, और नीचे लिखाएगा 5 0 0। अब काट लो, 2 से कट रहा है 2 से काट लो, 5 से कट रहा है 5 से काट लो, जिससे भी कट रहा है काट लो, 2 से कट रहा है वैसे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को ये। तो और उसी प्रकार ये 3 और 1.5 को भी सॉल्व करके दिखा दूं, 3/1.5, यहां पर 3 के बाद 0 लिख दूंगा, तो हो गया ऊपर 30 और नीचे 15, 15 एकम 15 दूनी 30, ये 2 आ गया। ठीक है, ये बॉड मास है। अब ये बॉड मास मैं यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग तीनों तरह के ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट में भी तीनों तरह के ब्रैकेट आते हैं, ये एक ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट हो गया, और एक इस तरह का ब्रैकेट, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्मॉल बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये सब आपको देखना है, और इनमें भी प्रायोरिटी दिया जाता है कि कौन से ब्रैकेट को पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये सब अपन देखेंगे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद।
ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये सब रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ते हैं वैसे, तो इसको रीजनिंग में देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद मैं कुछ आइडेंटिटी आपसे डिस्कस कर लूँ। आज जितने बता रहा हूँ ना सब नोट करते चलना, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज और हाँ बता दूं, जो ये बैच होने वाला है ना, ये 100 का होगा। केवल 100 बच्चे पढ़ेंगे मेरे पास, 100। और ये 100 के 100 लाइव बैच होगा। लाइव, लाइव का मतलब है कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है रहेगा। आपको जहां पर भी डाउट आएगा आप तुरंत पूछ पाओगे, तुरंत, और इसका मैं तुरंत समाधान भी करते चलूंगा। तो ये लाइव बैच होगा और केवल 100 का होगा। तो 100 रहेंगे, कम रहेंगे तो डाउट को क्लियर करने में मेरे को आसान होगा। अगर ज्यादा हो गया तो सबके डाउट को मैं लेते चलूंगा, तो फिर 10 वीडियो में ना समझा के उस चीज को मैं 50 वीडियो में समझा पाऊंगा। इसलिए 100 का बैच होगा। ठीक, कमेंट करके बताना जो लोग इंटरेस्टेड हो इस बैच के लिए। अभी ये डेमो है, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज को कोशिश करिए समझने का। जहां भी डाउट होता है कमेंट करना। अब देखो, मैं कुछ आइडेंटिटी बताने वाला हूं। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी की पूरी की घात 2। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। उसके बाद आइडेंटिटी जो बनेगा a माइनस बी की पूरी की घात 2, तो वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद एक आइडेंटिटी जो आपको याद रखना है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ये सूत्र है, समझिए, इनको याद रखिए। इनसे मैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो आइडेंटिटी याद रखना है वो ये है a प्लस बी की पूरी की घात 3। तो इसका आइडेंटिटी बनेगा a क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर, या a स्क्वायर बी कर दो, 3 a की घात 2 b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3। इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, एक और तरीका है। तो a क्यूब धन b क्यूब धन 3 a b a प्लस बी, ये इस प्रकार से भी लिखाता है। ठीक, उसके बाद एक आइडेंटिटी और याद रखना है, वो a माइनस बी होल क्यूब का है। इसका आइडेंटिटी सेम, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b धन 3a b की घात 2 माइनस b की घात 3, या इसको भी उस प्रकार से लिख सकते हैं, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आइडेंटिटी है। जब आइडेंटिटी का सेक्शन अपन स्टार्ट करेंगे, ये सब अलजेब्रा का पार्ट है, ये सब जो बता रहा हूं ना ये सब अलजेब्रा का पार्ट है। इसको नोट करके रखिएगा, ये सारे काम आने वाला है। तो वो जो बीच में हमको ये सब डिस्टर्ब करेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वहां प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब फॉर्मूले को याद करो, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। एक बार याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम, जो प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उन प्रश्न को हल करने से पहले ये सारे आइडेंटिटीज, ये जितने आइडेंटिटी आपको दिख रहा है ये आने चाहिए। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और है जो मैं बता दूं, बाकी आइडेंटिटी तो और भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आइडेंटिटी को जानना जरूरी है। ये x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, इसका सूत्र जो है वो है x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन ए बी। इस सूत्र को भी आपको जानना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न बनेगा इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना जानिए। चलिए, इसके बाद एक जो बहुत काम का है, आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अभी आज डेमो है, सॉरी आज इनिशियल वीडियो है, प्रारंभिक वीडियो है। इसमें लोग बेसिक्स को देख रहे हैं इस डेमो वीडियो में, केवल बेसिक्स। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज
चैप्टर का मतलब होता है पहला अलजेब्रा, तो अलजेब्रा के सारा लेक्चर कंप्लीट करेंगे, सारा कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद अलजेब्रा के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ भी टॉपिक जो सीक्वेंस में होगा। अगर प्रॉफिट लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस देखेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको करने के बाद ना, पूरा देखने के बाद आप मैथ्स में तो अच्छे हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करते हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो देखिए, ये पावर्स वाला याद रखना, घातांक वाला। ए की घात 2 का मतलब क्या होगा, ए गुणा ए। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार। कई लोग क्या करते हैं 5 दिए 15 लिख देते हैं, तो ये गलत है। ये क्या होगा, 5 पंचे 25 और 25 5 से क्या होगा 125, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं 2 का पावर 5 क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक। तो इनको बोलते हैं घातांक। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो बता दूं पहले सबसे। तो a की घात m गुणा a की घात n, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a की घात m धन n। देखो लग फालतू रहा होगा आज का क्लास आप लोग को लग रहा होगा डेफिनेटली क्या घटिया क्लास है, क्या घटिया टॉपिक है, ये एग्जाम में कहीं बनता ही नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये पता होगा ना, तो आप दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। मुझे भी पता है एग्जाम में नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करोगे अलजेब्रा के, वो इन फॉर्मूले के बिना नहीं होने वाला। मैं दिखाऊंगा आपको, ये सारे फॉर्मूले का यूज दिखाऊंगा, और एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम होगा और उनके घातांक अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, इस इन एक्सपोनेंट या घातांक को जोड़ देना है। जैसे 2 की घात 8 है और 2 की घात 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 और 10 का योग, मतलब 2 की घात 18 के ये बराबर है, ठीक है। ये इसका मतलब है। थोड़ा इसको रफ कर दूं, इस चीज को समझना, और जितने सूत्र हैं उनको आपको क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा और सूत्र देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा सूत्र देखना, a की घात m डिवाइडेड बाय a की घात n। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, डिवाइडेड बाय को ऐसा भी लिख सकते हैं, a की घात m भागित a की घात n। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब होगा a की घात m में माइनस कर देना है a की घात n को, ठीक है। वही एग्जांपल, अगर 2 की घात 20 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 की घात 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की घात 20 माइनस 5। तो 2 की घात 20 में 5 आपको हटा देना है, तो 2 की घात आ जाएगा 15। समझ गए आप लोग। इसी प्रकार तीसरा जो सूत्र है, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा एक पेन और कॉपी पकड़ के लिखिए, सब चीज को लिखिए। अगर अभी तक नहीं लिखी हो तो वीडियो बैक करिए, स्टार्टिंग से देखिए और सब चीज नोट करिए, जितने फॉर्मूले हैं। तीसरा फॉर्मूला, a की घात m और उसकी घात n, तो हो जाएगा ये a की घात m इंटू n। और चौथा, a की घात 0, किसी का भी घात 0 होगा, उसका मतलब क्या आ जाएगा 1। जैसे मैं बोलूं 5 की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा 1। 9/8 का पावर 0, इसका मतलब क्या होगा 1। ये सब याद रखना, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है या घात 0 है, इसका अर्थ क्या होगा 1। पांचवा, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर के पावर में या घात में अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया है, तब आपको उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर वो हर में है तो अंश में आ जाएगा, अंश में है तो हर में आ जाएगा। ऐसे समझाता हूं, 2 की घात अगर -5 दी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बराबर होगा 1/2 की घात 5 के। याद रखना, ऐसे ना कि ऐसे। अगर आप ऐसे लिख दिए 2 की घात -5 को अगर ऐसे लिख देते हो तो ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है।
रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपको न्यूमरेटर को अंश को हर भेज देना है और हर को अंश में भेज देना है। ठीक है, ये पांचों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे मैं इस प्रकार एक प्रश्न पूछूं, 2/5 की घात -8 दिया है, तो इसका मतलब सीधा ये अंश को भेज दो हर में, हर को भेज दो अंश में, और -8 को लिख दो +8, ये इसका मतलब है। ठीक है, इस तरह के जितने भी कंसेप्ट है ये आगे काम आएंगे जब हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा रूट के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये रूट x का मतलब क्या होता है? इस रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2, और यहां से इस अंडर रूट के कॉन्सेप्ट से या वर्ग, ये जो वर्ग रूट है ना, इसके कंसेप्ट से एक प्रश्न व्यापम जरूर पूछता है। मैं दिखाऊंगा आपको, बस आप वेट करिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और ये सब मैं दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 और √5, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा 5 की घात 1/2, बस यही कंसेप्ट है। जैसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिया 25 लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? 25 की घात 1/2, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 2, और ये गुणा होगा इस 1/2 से, तो ये कट गया, तो क्या आ गया? 5 की घात 1 मतलब 5। कौन सा सूत्र लगा? ये वाला लगा, ये वाला थर्ड नंबर वाला, ये वाला सूत्र लगा है। ठीक है, इसी प्रकार क्यूबिक रूट, अगर यहां पर 3 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्यूबिक रूट बोलेंगे, और इसका मतलब होगा x की घात 1/3। अगर यहां पर लिखा है 4, तो इसका अर्थ होगा x की घात 1/4, बस यही कंसेप्ट है। अगर यहां लिखा है x और यहां लिखा है y, तो इसका मतलब हो जाएगा x की घात 1/y। ये सब आपको जानना चाहिए और बहुत जरूरी है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन व्यापम में बन सकता है, बन सकता नहीं है, बनेगा। एक इस प्रकार का प्रश्न पटवारी आरआई में अधिकतर बना है। यहाँ 8 की घात ऐसे कुछ लिख देगा, यहाँ 9 कर देगा, यहाँ 4 लिख देगा, यहाँ 10 कर दिया, और यहाँ 2 कर दिया। अब आपसे पूछेगा सबसे छोटा अंक कौन है, एक और लिख देते हैं, यहाँ 12 कर देते हैं, और यहाँ कर देगा 6। सबसे छोटा अंक कौन है या सबसे बड़ा अंक कौन है? ऐसे प्रश्न बनते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां नहीं सिखा रहा हूं, जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा ना अंडर रूट वाला, तब हम लोग इस चीज को देखेंगे। ये प्रश्न व्यापम में कई बार बना है, कई बार इस तरह के, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न कई बार बने हैं। ठीक, इन सबको लोग देखेंगे। मैं बोल रहा हूं सब मैं पढ़ाऊंगा, मैं कोई टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ने वाला, मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल बैच होगा, जिसमें हम लोग मैथ्स और रीजनिंग, जिनके मैथ्स और रीजनिंग कम है, कमजोर है, वो उनको इस बैच से बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ाना चालू करूं, तो यहां पर ज्योमेट्री के मैं इनिशियल कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं। जब हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके भी बेसिक बताऊंगा। ज्योमेट्री से व्यापम में 4 से 5 प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे, सीधे। अलजेब्रा से भी 4 से 5 बनेगा, तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना विशेष रूप से, और मैथ्स ही आपकी नैया पार लगाएगा। तो जो लोग भी इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, ये मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल बैच रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग, जो लोग भी इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, ये टॉप 100 मतलब 100 बच्चों का ही बैच होगा। 100 नहीं, 99, एक तो मैं खुद रहूंगा 99, इसमें केवल 99 बच्चे ही आ पाएंगे। ठीक, और ये लाइव होगा, प्लस इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको दिया जाएगा, लाइव होगा, मेरे साथ तुरंत आप करोगे, और ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा उसके बाद। लाइव, बस लाइव आने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एक इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आप लाइव मेरे साथ जुड़ सके। बस ये लाइव के लिए कंडीशन है। बाकी रिकॉर्डेड के लिए आप के पास अच्छा कनेक्शन भी नहीं होगा तो भी आप इसे देख पाओगे। ये बहुत जल्दी ये बैच मैं लॉन्च करूंगा, जिसमें टोटल 100 होंगे, इंक्लूडेड मी, मेरे को जोड़ के 100। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि यार देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, वही चीज बार बार बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कि वैकेंसी आने वाली है, और मैथ्स और रीजनिंग जिसका भी कमजोर है, वो
उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना मैथ्स और रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं। लाइव बैच होगा, लाइव बैच के बहुत फायदे हैं। रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है, मैथ्स में, खासकर मैथ्स रीजनिंग में जो डाउट है वो डाउट वही रह जाता है, लेकिन लाइव में वो जो डाउट है वो तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना होगा मुझे कमेंट करना, इसके जो भी प्राइजेस हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।